हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक नया चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 3 है। इसको हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं सब हम धीरे धीरे लेक्चर बाय लेक्चर समझ लेंगे। फिलहाल आज का जो ये लेक्चर है ना, इसमें हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम पूरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो प्रश्नावली 3.1 को करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए है ना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। और एक एक चीज़ जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है, क्लास 12 के सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है ये। ठीक है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत हाई फाई हो आपको समझ में ना आए। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंप्लीट चैप्टर वन शॉट जो लेक्चर आएगा उसमें आपको मिल जाएगा सारे कॉन्सेप्ट। फिलहाल यहाँ पे हम सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं जो प्रश्नावली 3.1 को करने के लिए ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यार आप ये एक नई चीज़ पढ़ रहे हो तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैट्रिसेस होती क्या है, आव्यूह क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि जो आव्यूह होता है यानी मैट्रिक्स होती है, ये संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। मतलब क्या कि जो डेटा है हम उसको आयताकार क्रम विन्यास में दिखाते हैं, जिसमें अपने पास रोज होती हैं यानी कि पंक्तियां होती हैं और कॉलम्स होते हैं यानी कि स्तंभ होते हैं, है ना। तो इसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो ये संख्याएं हैं या फलन है जिसको हमने है ना इसमें रिप्रेजेंट किया है, ये आव्यूह के अवयव कहलाते हैं या फिर प्रविष्टियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक आव्यूह है ना, ये आव्यूह का निशान होता है ना, जिसमें हमने ये संख्याएं दिखा रखी हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अगर आप इस तरफ से देखते हो तो जो आपको ये लेटी हुई लाइंस नज़र आती हैं इनको हम बोलते हैं पंक्ति। जैसे यहाँ पे पहली पंक्ति में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, दूसरी पंक्ति में ये दोनों आ रहे हैं, तीसरी पंक्ति में ये दोनों आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर 3 पंक्तियाँ हैं। और अगर आप ऊपर से नीचे ऐसे देखोगे तो ये जो है ना वर्टिकल लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, इसमें जो डेटा है इन्हें बोलते हैं स्तंभ, है ना। तो मतलब हम पंक्ति और स्तंभ की मदद से डेटा को दिखाते हैं। किस तरह से, जैसे इसको मैं हटा दूँ अभी थोड़ी देर के लिए, मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल समझाता हूँ, है ना। मान लो कि मैं यहाँ पर एक आव्यूह बनाना चाहता हूँ और इसमें मैंने क्या दिखाया। मान लो कि मुझे डेटा रिप्रेजेंट करना है कि 3 अलग अलग फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें कितने कितने वर्कर काम करते हैं, है ना। तो मान लो जो फैक्ट्री की संख्या उसको मैं पंक्तियों में दिखा रहा हूँ, यानी कि पहली फैक्ट्री का जो डेटा होगा वो यहाँ पे नज़र आएगा, दूसरी फैक्ट्री का जो डेटा होगा वो यहाँ नज़र आएगा, तीसरी फैक्ट्री का जो डेटा होगा मान लो वो यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भैया टोटल कर्मचारी कितने हैं, है ना, टोटल कर्मचारी कितने हैं। मान लो जो इस तरह से हम देखेंगे ऊपर से नीचे, यानी जो कॉलम में नज़र आएगा, हमें स्तंभ में नज़र आएगा, वो कर्मचारियों की संख्या होगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया कुल कर्मचारी। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा, कुल कर्मचारी, है ना। अब किस किस फैक्ट्री में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको मैं मैट्रिक्स की मदद से बहुत ही आसानी से दिखा सकता हूँ, है ना। जैसे मान लो पहली फैक्ट्री में मान लो 20 कर्मचारी हैं, है ना, दूसरी फैक्ट्री में 30 कर्मचारी हैं, तीसरी फैक्ट्री मान लो 50 कर्मचारी हैं, है ना। तो ये जो है ना, मैंने पंक्तियों में क्या दिखा दिया कि भैया यहाँ पर पंक्तियों में मैंने क्या दिखा दिया कि कितने कितने यहाँ पर कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं, यानी पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री और तीसरी फैक्ट्री। और यहाँ पे मैंने क्या दिखा दिया, यहाँ पे मैंने दिखा दिया कुल कर्मचारियों की संख्या। अब अगर आप देखोगे और यहाँ पे जैसे आपको नजर आया 30, अगर आपसे कोई पूछे भाई 30 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे 30 यानी कि 30 क्या है, कर्मचारियों की संख्या, लेकिन कहाँ पर, जो दूसरी फैक्ट्री यानी दूसरी फैक्ट्री में काम करते हो, है ना। अगर आपसे कोई पूछे 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर से आप क्या बोल सकते हो कि भाई कुल कर्मचारी कितने हैं और किस फैक्ट्री में है वो इसके सामने है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपसे पूछे 50 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितने कर्मचारी हैं यानी 50, और कहाँ पर, दूसरी फैक्ट्री में, यानी दूसरी फैक्ट्री में 50 कर्मचारी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा को दिखाते हैं रोज एंड कॉलम्स की मदद से, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या से, है ना। ये जो पंक्ति है ना, इसके हम बोल सकते हैं पंक्ति 1। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये पहली पंक्ति है, चाहे आप पहली पंक्ति बोलो या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है रो, यानी कि रो 1 बोल दो, है ना। इसी तरह से ये रो 2 हो गई या दूसरी पंक्ति हो गई, है ना। इसी तरह से ये रो 3 हो गई या फिर तीसरी पंक्ति हो गई। कई बार हम पूरा रो ना लिख के, कई बार हम इस चैप्टर में इस्तेमाल कर रहे होंगे सिर्फ आर, है ना, R2 मतलब रो 2 यानी पंक्ति 2, R3 यानी कि तीसरी वाली पंक्ति। और जो इस तरह से होता है ये पहला स्तंभ है यानी कि कॉलम,
ठीक है, सी फॉर कॉलम या स्तंभ। ठीक है, तो मतलब पंक्तियों और स्तंभों की मदद से, है ना, हम एक आयताकार क्रम विन्यास बनाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी यहाँ पर, है ना, इसी तरह से आप देखोगे जो मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाया था, इसमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर ये हो गई पहली पंक्ति, ये हो गई दूसरी पंक्ति, ये हो गई तीसरी पंक्ति। यहाँ पे 3 पंक्तियाँ यानी 3 रोज हैं। और अगर मैं कॉलम की बात करूँगा सर, स्तंभ की बात करूँगा, है ना, अगर मैं स्तंभ की बात करूँगा तो यहाँ पर देखो ये पहला स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है ना। तो जब भी आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है इस तरह से, जिसमें आप पंक्तियों और स्तंभों में, है ना, कुछ डेटा शो करते हो, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं अगर आपको, है ना। तो ऐसे ही आप और उदाहरण भी देख सकते हो। अगर आपसे पूछे यहाँ पे कुल पंक्तियाँ कितनी हैं, रो कितनी है, तो आप इसको गिनोगे 1, इसको गिनोगे दूसरी पंक्ति, इसको गिनोगे तीसरी पंक्ति, है ना। अगर आपसे कोई पूछे स्तंभ कितने हैं, तो आप बोलोगे 1, यहाँ पे दूसरा स्तंभ, यहाँ पे तीसरा स्तंभ है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई बोले कितनी पंक्ति हैं, तो आप बोलोगे ये पहली पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति ये रही, 2 पंक्तियाँ हैं। अगर आपसे पूछे स्तंभ कितने, तो पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, है ना, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। पंक्तियाँ, स्तंभ पहचानना आ गया। ठीक है, आव्यूह क्या होता है ये समझ में अगर आपको आ गया, थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आव्यूह की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना। आव्यूह की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि आप ये देख लो उसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, यानी कितने कॉलम हैं, है ना। पहले आप क्या लिखोगे? पंक्तियों की संख्या गुणा में कर दो कुल स्तंभों की संख्या, तो ये जो निकल के आता है ये होती है कोटि, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी, तरह से ith पंक्ति, लास्ट मान लो m पंक्तियां हैं इसमें, तो टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? m। ठीक है, और इसी तरह से अगर टोटल स्तंभ देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते पांचवा, छठा, ith, है ना, मान लो टोटल n स्तंभ है। तो यहाँ पर जो है ना आव्यूह की कोटि होगी, यानी ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, वो हो जाएगा पंक्तियों की संख्या कितनी थी, ठीक है, 1 मिनट, है ना, पंक्तियों की संख्या कितनी थी गुणा में स्तंभों की संख्या कितनी थी, यानी कि रो इंटू में कॉलम, है ना, m इंटू n, है ना, टोटल रोज इंटू टोटल कॉलम, कुल पंक्तियों की संख्या कुल स्तंभों की संख्या। जैसे कि यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे अगर मुझे इसका कोटि लिखना हो तो मैं गिनूंगा 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं और फिर बाद में स्तंभ, पहले पंक्ति फिर बाद में स्तंभ, यानी 2 स्तंभ है यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2 का। ठीक है, 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ हैं। अगर मुझसे ये कोई पूछे कि भाई इसकी कोटि बता दो, तो बोलूँगा देखो 1 2 3 पंक्तियां हैं और यहाँ पे 3 ही स्तंभ हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3 का। पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, हमेशा याद रहे आपको, है ना। पहले यहाँ से मिट गया था ये, ठीक है, पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, यहाँ पे पंक्तियाँ कितनी है 3, उसके बाद स्तंभों की संख्या वो भी है 3। यहाँ पे आओगे तो पंक्तियाँ कितनी है 2 हैं और स्तंभ कितने हैं 3 हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो कोटि लिखना आ गया आपको, इसकी कोटि कितनी है 3/2, यानी 3 पंक्तियाँ 2 स्तंभ। इसमें कितनी है 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, इसमें कितनी है 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ, है ना। तो ये तो लिख लोगे यार, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ये आप कर लोगे, है ना। जैसे ये वाला सवाल देखो, है ना, अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आई है तो पहला उदाहरण आसानी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 3 फैक्ट्रियों, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री और थर्ड फैक्ट्री में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना दी गई है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, पहली फैक्ट्री में पुरुष कर्मी कितने हैं 30 और पहली फैक्ट्री में महिला कर्मी कितने हैं 50, इस तरह से दूसरे में, इसी तरह से तीसरे में। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो उपयुक्त सूचना है इसको एक 3/2 के आव्यूह में निरूपित कीजिए। तो पहले इतना कर लेते हैं, 3/2 है ना के आव्यूह में निरूपित करते हैं। मान लो यहाँ पे अब 3/2 का मतलब समझ में आ गया होगा, 3 पंक्तियाँ होनी चाहिए ऐसे और 2 स्तंभ होने चाहिए ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो यार 3 पंक्तियाँ 2 स्तंभ, है ना, ऐसे ही दिख रहा होगा आपको। पहली पंक्ति में कौन आएगा 30 25, दूसरी पंक्ति में कौन आएगा 25 31, तीसरी पंक्ति में कौन आएगा 27 26। ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो 1 2 3 पंक्तियाँ जब आपने बनाई तो 2 स्तंभ ऑटोमेटिकली बन गए, है ना, यानी कि ये 3/2
2 की कोटि का एक आपने मैट्रिक्स बना दिया, एक अवयव बना दिया। अब आगे क्या पूछ रहा है हमसे, आगे हमसे पूछा है इसी क्वेश्चन में कि भाई जो तीसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है ना, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तीसरी पंक्ति ढूंढो कहाँ पे है, पहली दूसरी तीसरी पंक्ति ये रही है ना, तीसरी पंक्ति ये रही भाई साहब, और स्तंभ कौन सा कह रहा है, दूसरा स्तंभ। तो पहला स्तंभ ये, दूसरा स्तंभ ये रहा है ना, दोनों में कौन आ रहा है, ये 26 है ना, ये तीसरी पंक्ति में भी है, दूसरे स्तंभ में भी है ना, जहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है 26। ये 26 क्या रिप्रेजेंट करता है, 26 क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, यहाँ पे देखो 26 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या कितनी है, 26 है ना, यानी कि 26 रिप्रेजेंट करता है तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या, है ना। तो ये आप यहाँ पे लिख लेना यार, है ना, मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लेना कि है ना, यहाँ पर तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि यह बताती है कि तीसरी फैक्ट्री में 26 महिला कर्मी है ना, ये आप लिख लेना यार, ठीक है। ये हो गया पहला उदाहरण। दूसरे में क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में 28 अवयव है, सॉरी 8 अवयव हैं, 28 नहीं 8 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। हम बोलेंगे 8 अवयवों वाले अवयव की कुल संभव कोटियां। देखो आपको याद रखना है, जो कोटियां होती है ना, m इंटू एन करके क्या आता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है, कितने अवयव हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। ये 3/2 का था, तो अगर 3 और 2 को आप गुणा करो ना, आपको 6 मिलता है। क्या मिलता है, 6। आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 है ना, यानी कि यहाँ पर टोटल 6 एलिमेंट है, 6 अवयव है। ऐसी 3/3 की है ना, तो 3 गुणा 3 करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। आप इनको गिनोगे ना, 1 2 3 फिर 3 6 3 9, तो टोटल 9 अवयव हैं इसके अंदर, यानी कि जितने अवयव होंगे इनको गुणा करके वही आएगा, है ना। अब यहाँ से हमें एक आइडिया लगता है कि अगर किसी सवाल में, मतलब किसी अवयव में टोटल 8 अवयव हैं, टोटल कितने अवयव हैं सर, 8 अवयव हैं, तो जो उनका ऑर्डर होगा, जो उनकी कोटि होगी, है ना, उसमें m इंटू एन जो भी करके आएगा वो 8 आना चाहिए। तो आप ये देख लो पॉसिबल क्या क्या है 8 में, है ना। तो जैसे मान लो अगर एक पंक्ति हो तो 8 कॉलम होंगे, 8 गुणा 1 8 हो गया, या फिर है ना, या फिर 2 हो तो, अगर 2 पंक्तियां हो तो जो 2 चौक 8 हो सकता है। 3 के पहाड़े में नहीं आता 8, छोड़ दो। 4 हो तो 4 दूनी 8 हो सकता है, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, फिर 8 के पहाड़े में 8 एकम 8, है ना। तो या तो ये कोटि बन सकता है 1/8 या 2/4 या 4/2 या 8/1, मतलब गुणा करके 8 आना चाहिए इनको, वो सभी। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं अवयवों के प्रकार के, टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमें कौन कौन सी पढ़नी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, है ना। सबसे पहले आपको पढ़ना है स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ही यही है, स्तंभ अवयव का मतलब यही है कि उसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, है ना। पंक्तियां कितनी भी हो, स्तंभ एक होना चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा अवयव स्तंभ अवयव कहलाएगा यदि उसमें केवल एक ही स्तंभ होता है ना। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं तो जैसे कि ए में मैंने क्या करा, यहाँ लिख दिया मान लो 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4। अब अगर आप देखोगे तो इसमें पंक्तियां भले ही 3 है सर, पंक्तियां 3 है, लेकिन स्तंभ तो एक ही है, स्तंभ तो एक ही है। मान लो मैंने बी यहाँ लिखा, बी यहाँ पे लिख दिया 2 3। अब आप देखोगे इसमें पंक्तियां भले ही 2 हैं सर, पंक्तियां भले ही 2 हैं, लेकिन स्तंभ की बात की जाए तो एक ही है ना। तो मतलब क्या है यहाँ पे कहने का, पंक्तियां कितनी भी हों लेकिन स्तंभ एक ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं कि वो स्तंभ अवयव बना है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब उसमें एक ही रो होनी चाहिए, एक ही पंक्ति होनी चाहिए। तो एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक ही पंक्ति होती है ना, स्तंभ कितने भी हो, पंक्ति एक ही होनी चाहिए, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ 2, ठीक है, 3 5। अब आप देखोगे एक ही पंक्ति है भाई साहब, है ना, पंक्ति एक ही है, भले ही कॉलम कितने हैं यानी कि स्तंभ कितने हैं, 3 है। स्तंभ कितने हैं,
स्तंभ कितने हैं, स्तंभ 3 है। ऐसे ही मान लो मैं यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 6। अब आप देखोगे पंक्ति तो एक ही है, पहले हमें पंक्ति लिखना है ना। और यहाँ पर कॉलम कितने हैं, कॉलम कुछ भी हो सकते हैं सर, 2 है ना, n होगा तो n मान लो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, वर्ग आयु, वर्ग आयु का मतलब क्या होता है, चाहे स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ ना, मतलब ज्योमेट्री में भी, मैथ्स में, कि उसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो उसी तरह से पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या अगर बराबर है तो उसको हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह, है ना। यानी कि एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसी मैट्रिक्स, है ना, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है साहब, है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, है ना, यहाँ पर देखो मैंने 2 पंक्तियाँ बनाई और 2 ही कॉलम बने हुए हैं सर, है ना, 2 ही कॉलम बने। तो ये क्या है, ये 2/2 का, यानी कि इसकी कोटि 2 हो गई, ऐसे बोल देते हैं। 2/2 दोनों ही 2 हो गए तो सिर्फ 2 बोल देते हैं, तो 2/2 बोलेंगे जरूरत भी नहीं है ना, इसकी कोटि 2 बोल देते हैं, हालांकि वो 2/2 ज़्यादा सही है ना। ऐसे ही मान लो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, इसके अंदर मान लो मैंने लिख दिया 5। अब आप देखोगे एक पंक्ति एक ही स्तंभ, यानी कि 1/1। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 3, 5, 4, 6, 8, 3, 9, 7, है ना। ये आप देखोगे तो 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है, 3 रो 3 कॉलम। तो ये 3/3 का, है ना, 3/3 का एक आव्यूह बन गया। बस समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि अगर मैं इनका एड्रेस आपको दिखाना चाहूँ, है ना, जैसे मान लो मेरे पास है ऐसे, है ना, 2, 3, 6, 8, है ना, इसको मैं D नाम दे देता हूँ, है ना। तो इसको देखो ऐसे दिखाएंगे, है ना, बहुत बार आपके काम आएगी ये चीज़, है ना। ये 2/2 का है, अगर मैं देखूंगा इसका क्या एड्रेस है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, अगर मैं इसको जनरली दिखाऊं तो पहले पंक्ति कौन सी है, 1, फिर स्तंभ कौन सा, 1, यानी ये A11 है। बहुत बार हम इस चीज़ को, नोटेशन को यूज़ करेंगे, याद रखना, है ना। ऐसे अगर इसकी लोकेशन कोई आपसे पूछ ले क्या है भाई, है ना, तो ये मान लो ये कहाँ पे है, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, यानी कि ये A21 है। ऐसे इसकी बात कर ले हम, है ना, तो ये क्या है, दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, यानी कि जो 6 है ना, ये क्या है, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। ऐसे मैं 8 के एड्रेस की बात करूं तो ये क्या चीज़ है सर, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, है ना, तो दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको याद रखना कि भाई उस तरह से भी हम एड्रेस बताते हैं। खैर, अभी आता है विकर्ण आव्यूह, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब है विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी अवयव हैं सब शून्य होने चाहिए। कौन से की बात कर रहा हूँ मैं, विकर्ण के अतिरिक्त। आप कहोगे विकर्ण क्या हुआ सर, जो ये डायगोनल है ना, जो ये डायगोनल है, इसमें जब मैं एड्रेस लिखूंगा आई और जे की वैल्यू सेम होगी। जैसे कहने का मतलब क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को, है ना, किसी भी मैट्रिक्स को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ सबसे छोटी फॉर्म में, AIJ। इसको पहले समझ लो अच्छे से, है ना। मान लो ये M × N ऑर्डर की है, ठीक है, तो ये मैं AIJ, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है साहब, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, है ना, मान लो अभी 3/3 की ले लेते हैं या 2/2 की ले लेते हैं समझाने के लिए, तो इसका जो मैंने अभी पीछे लिखा वही है। मतलब आप क्या करोगे, है ना, अभी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूँगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही विकर्ण होता है, आपको AIJ का मतलब सुनना जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 1 से चालू करना है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, है ना। देखो I की वैल्यू मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जा सकती है, J की वैल्यू मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जा सकती है, याद रहे आपको, है ना। पहला क्या है, पंक्ति, तो पंक्ति के लिए I यूज हुआ है। फिर दूसरा क्या होता है, कॉलम, तो कॉलम के लिए, है ना, J यूज हुआ है यहाँ पर, तो वो मैक्सिमम वैल्यू इसकी यही होती है। तो वहाँ पे 1 1 से चालू करोगे तो ये हो जाएगा A11। इसका मतलब I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी 1 ली हमने, है ना। अब बढ़ाते जाओ, है ना, I की वैल्यू क्या कितनी, देखो ये क्या है, पहला ही है तो I की वैल्यू 1 ही रहेगी, लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा, तो ये A12 हो गया। यहाँ पे मैं A लिख देता हूँ, यहाँ पे A लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर, है ना, पंक्ति कितनी है सर, दूसरी, और स्तंभ कौन सा है, पहला। यहाँ पे आऊँगा तो पंक्ति दूसरी और स्तंभ भी दूसरा, है ना। तो यहाँ पे देखो A22 तक मैक्स किया है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे देखोगे I और J सेम है, I 1 है तो J भी 1 है। यहाँ पे देखोगे तो I और J सेम है, I 2 है तो J 2 है। ऐसे एलिमेंट जिसमें I और J सेम होते हैं ना स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये क्या बनाते हैं, ये डायगोनल बनाते हैं, ये डायगोनल यानी विकर्ण बनाते हैं। तो विकर्ण के एलिमेंट क्या हो गए, ये हो गए। अब यहाँ पे कह क्या रहा है, कह रहा है कि जो विकर्ण है उसके अतिरिक्त अगर सभी एलिमेंट शून्य हो जाए
तो वो विकर्ण अवयव बन जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे, है ना, तो यहाँ पर, है ना, एक ही डायगोनल होता है, दूसरा ये डायगोनल नहीं कहलाएगा, है ना। ये डायगोनल क्यों नहीं कहलाएगा? इसमें आई और जे अलग अलग है भाई, है ना। तो विकर्ण के एलिमेंट कौन से कहलाएंगे? याद रखना, इसमें आई और जे बराबर है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला, ठीक है, ये कौन सा है? A11 है, ये क्या है? A22 है। अगर मैं इसकी बात करूंगा ना, तो ये क्या है? A11 पे यानी पहले रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो तीसरा ही कॉलम है ना। तो ये कह रहा है कि जो विकर्ण के एलिमेंट हैं वो तो कुछ भी हों, लेकिन विकर्ण के अलावा जो बच गया वो जीरो होना चाहिए भाई साहब। यहाँ पे देखोगे विकर्ण में ये आ रहा है ना, विकर्ण के अलावा जो ही बच रहा है अगर जीरो है तो इसको हम बोलेंगे विकर्ण अवयव, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे विकर्ण के अंदर जो भी है कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें बच रही हैं वो क्या है? वो शून्य होनी चाहिए, है ना। ऊपर भी देखोगे शून्य शून्य शून्य, नीचे भी देखोगे शून्य शून्य शून्य, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है विकर्ण अवयव, है ना। यानी कि यहाँ पे AIJ जीरो होगा, है ना, अगर I और J बराबर नहीं है तो। I और J अगर बराबर नहीं है तो भाई साहब, है ना, अगर I और J बराबर नहीं है, ठीक है, अगर I और J बराबर नहीं है तो, और है ना, इतना आपको याद रखना चाहिए। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अब अगला क्या है? अदिश अवयव, है ना। अदिश अवयव का क्या मतलब है? देखो अदिश अवयव जो होता है ना, ये एक विकर्ण अवयव है, यानी कि सबसे पहले तो विकर्ण अवयव होना चाहिए, है ना। विकर्ण अवयव का मतलब क्या है? जैसे जो यहाँ पर विकर्ण है उसके अलावा पहली बात तो सब कुछ जीरो होना चाहिए, बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए सर? जीरो होने चाहिए, है ना। दूसरी बात क्या है कि इस विकर्ण अवयव की खास बात होगी कि विकर्ण के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यू सेम होगी। जैसे यहाँ पे अगर वर्गमूल 3 आया, A11 अगर वर्गमूल 3 है तो A22 भी वर्गमूल 3 होगा, A33 भी वर्गमूल 3 होगा, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, इसके अलावा सब जीरो नहीं, विकर्ण अवयव है। अब विकर्ण के जो एलिमेंट है वो एक जैसे ही होंगे, है ना। इसकी बात करोगे तो एक ही एलिमेंट विकर्ण एलिमेंट ही कहलाता है ना, बाकी तो कुछ है ही नहीं खैर उसमें, ठीक है। तो मतलब क्या कि एक ऐसा विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाएगा यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हो। समझ में आ गया? विकर्ण के अवयव समान होंगे, ठीक है। ये जो चीज़ लिखी हुई आपके एनसीईआरटी में, इसका मतलब आप सिंपली समझ सकते हो भैया कि अगर कोई मैट्रिक्स है BIJ n/n की, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो सभी एलिमेंट जिसमें I और J बराबर ना हो तो वो जीरो होने चाहिए। जैसे यहाँ पर I और J बराबर नहीं आएगा, I और J बराबर नहीं आएगा, है ना। इसका एड्रेस आप निकाल के देखोगे तो ये क्या आएगा? पहली रो है और कॉलम कौन सा है? दूसरा, तो I1 है तो J2 है ना। ऐसी बाकियों में निकाल के देखो, जहाँ जहाँ I और J बराबर नहीं है वहाँ वहाँ जीरो है। और अगर I और J बराबर है, I और J बराबर है तो सभी की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। एक जगह K है तो सब जगह K हो। अब जैसे यहाँ K की वैल्यू है वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 है ना। आगे बात करते हैं। अगला क्या होता है? तत्समक, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का कहने का मतलब क्या है कि जो डायगोनल के एलिमेंट है वो 1 होने चाहिए, है ना। ये भी क्या है? ये भी एक विकर्ण अवयव है जिसमें जो विकर्ण के एलिमेंट हैं सबकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे तत्समक अवयव, है ना। ये भी समझ में आ गया, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। शून्य अवयव का मतलब क्या है कि सभी, है ना, सभी शून्य हो, है ना। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, है ना। ये सभी क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग अवयव होना चाहिए। लेकिन शून्य में ऐसा नहीं है भाई, शून्य में वर्ग भी है या फिर नहीं है, लेकिन बस इतना कंडीशन है कि जितने भी एलिमेंट हैं सब जीरो होने चाहिए, है ना। यहाँ पे ये मत समझना कि ये वर्ग अवयव ही होगा, नहीं भी है तब भी चलेगा, बट सब क्या होने चाहिए? सब जीरो होने चाहिए। किसके? ठीक है, जो भी ये मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट, उसके अवयव, ठीक है। ये बात अगर क्लियर हो गई है तो अब चलते हैं और आगे। अब बात करते हैं कि दो आयु समान कब होंगे, इक्वल कब होंगे, है ना। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि दो आयु, मान लो एक है AIJ दूसरा है BIJ, है ना। ये दोनों समान होंगे अगर उनकी कोटियाँ समान है। कहने का मतलब क्या है कि एक का ऑर्डर अगर IJ है तो दूसरे का भी IJ होना चाहिए, या फिर आप यूँ कह लो कि एक का ऑर्डर अगर M/n है तो दूसरा भी M/n का ही होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब क्या है, इसको और तो अच्छे से समझ लो कि A मान लो अगर 4/3 की है तो B भी 4/3 होना चाहिए, है ना। अगर A मान लो 3/3 है तो B भी 3/3 होना चाहिए, मतलब उनकी कोटियाँ बराबर हों। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान हो। संगत अवयव किसे बोलेंगे इस मैट्रिक्स में? मतलब A11
B11 के बराबर हो, है ना, A21 B21 के बराबर हो। अगर ये 1 1 है तो यहाँ 1 1 होना चाहिए, है ना, यहाँ 2 1 है तो वहाँ 2 2 होना चाहिए, ऐसे करके सारे, है ना। कहने का मतलब जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पे मान लो एक मैट्रिक्स है A, है ना, जिसमें यहाँ पर x है, यहाँ y है, यहाँ w है, यहाँ z है। अब मान लो एक मैट्रिक्स है B, है ना, जिसमें यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अगर कोई ये बोल दे कि भैया देखो A और B बराबर है, तो इसका मतलब समझते हो क्या है, A11 B11 के बराबर होना चाहिए, नहीं x जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही इसका देखो पहला रो दूसरा कॉलम क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो उसमें देखोगे पहली रो दूसरे कॉलम में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यानी कि y और 2 बराबर होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से W 3 के बराबर होना चाहिए, Z 4 के बराबर होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, इसी तरह देखो ये वाला एग्जाम्पल देख लो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन करी ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि यदि ये अवयव और ये अवयव दोनों आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, तो फिर A B C X Y Z के मान। अब देखो कितना आसान है यार, मतलब इसका पहला एलिमेंट करेंगे मतलब है A11, है ना, पहला रो पहला कॉलम कितना है, x+3 है, कितना है, x+3 है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, इसके पहले एलिमेंट यानी A11 के बराबर होना चाहिए। कौन है वहाँ पे, 0 है। तो यहाँ से आप निकालना चाहोगे तो भाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। इसी तरह से यार z निकालना है, तो यार देखो इसका पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, इसका पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 6 मिल रहा है, यहाँ पे z+4 मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि भाई z+4 बराबर होना चाहिए 6 के, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। x मिल गया, z मिल गया। c की अगर हम बात करें तो भैया c कहाँ पे है, दिख रहा है क्या कहीं c, है ना, c कहीं दिख रहा है, ये रहा 2c+2, है ना, c क्या दिख रहा है, 2c+2 किसके बराबर होना चाहिए भाई, किसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, है ना, तो इसमें भी क्या, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम क्या नजर आएगा, 0 नजर आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो 2c+2 है ना, जो 2c+2 है वो किसके बराबर रहा होगा, 0 के बराबर रहा होगा। तो यहाँ से 2c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। इसी तरह से बाकी आप निकाल सकते हो, रो निकाल लेना, है ना। तो ये आसान सा है ना, इसके बाद वाला खुद से कर लेना। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो 5वें में भी कह रहा है कि यदि ये बराबर इसके हो तो ABCD के मान ज्ञात कीजिए। अब ये कितना आसान है यार, मतलब 2A+B 4 के बराबर हो जाएगा। A और B में है ना, तो A और B में एक और इक्वेशन ढूंढ लो, क्योंकि 2 वेरिएबल है, तो A -2B -3 के बराबर हो जाएगा। 2 समीकरण 2 वेरिएबल है, सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही C और D निकाल सकते हो। तो मतलब ये जो चीज़ें थी मैंने आपको बताई, इतना अगर आपको पता है तो आप 3.1 कर लोगे, है ना। अगले लेक्चर में हम 3.1 करेंगे। ऐसे करते करते 3.2 बाकी की भी एक्सरसाइज मिसलेनियस यानी कि विविध प्रश्नावली करने के बाद हम 1 शॉट लेक्चर उसमें देखेंगे काफ़ी तगड़े तरीके से, है ना, सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से। ठीक है, सारी चीज़ें दोबारा से और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लाएंगे। पहले एक बार आप हल्का हल्का चैप्टर सीख लो, फिर आपको उसमें मजा आएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 3.1 सॉल्व करेंगे हम, है ना। और PDF, है ना, कैसे इस PDF की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, है ना, फिर भी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।